it converts 80% into urea और 1% into creatinine and bile salts, bile pigments, या कुछ और होता है? अरे यही होता है, और क्या होता है? आपकी सूसू में सड़ान क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द यूरिया। पट्टी में बदबू कहां से आती है? बिकॉज ऑफ द यूरिया एंड मेथीन गैस। सड़ने पर मेथीन गैस सिक्रेट होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड थोड़ी बदबू मारती है, ठीक? आप ही का मल है, जब आपका इनडाइजेशन होता है तो क्या होता है? स्मेल। आपके पाद में बदबू आती है। क्लियर? इसमें कोई शर्म की बात नहीं, इज इट बिटर ट्रूथ एंड रियल ट्रूथ, है ना? और डाइजेशन ठीक होता है तो पड़ोसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप बाथरूम गए थे या पॉटी करने गए थे। फाइन। तो अब सवाल यह है कि क्षार सूत्र में ऐसा क्या होता है? अरे भैया उसका पीएच 10 होता है। Wherever touch, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस से, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस क्या डॉक्टर साहब? अरे यार पीसीबी तो पढ़ी होगी यार 12वीं कक्षा में। अरे 12वीं कक्षा में पीसीबी पढ़ी होगी। क्यों जी फार्मासिस्ट साहब? हाँ जी बताओ, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है? एग्जैक्टली। दो कंटेनर लो, दोनों में पानी भर दो, एक में चीनी एक में घोल, एक में नमक डाल दो, दोनों को पाइप से जोड़ दो। 2 घंटे बाद दोनों ही चाशनी बन, वो शिकंजी बन चुके होंगे, नमक चीनी का मिक्स हो जाएगा। करेक्ट? अच्छा डॉक्टर एक बात बताओ, अगर किसी इंसान का कैल्शियम 8.9 है, आप कैल्शियम खिला रहे हो तो उसका 12-15 क्यों नहीं होता? जो एक्सेस अमाउंट है तो किडनी हमारे Exactly. When you fall sick, this toxins, this harmful bacteria हमारी बॉडी निकाल नहीं पाती है, वो रिटेन रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल्स की हीलिंग कैपेसिटी लॉस कर देते हैं। इसीलिए पाइल्स की आज तक दुनिया में कोई एलोपैथिक दवाई नहीं बनी, क्योंकि वो इस लॉ पे काम ही नहीं करते। आप एक नाम बताओ, एलोपैथिक दवाई का नाम बताओ जो पाइल्स में दी जाती है। नाम बताओ, है कोई? मैंने भी नहीं सुनी आज तक। ब्लीडिंग की दवाई है, करेक्ट, ब्लीडिंग की दवाई है, पेन की दवाई है, लेकिन पाइल्स को कह के स्पेसिफिक दवाई क्यों नहीं है? फिस्टुला की भी नहीं है जो स्पेसिफिकली उस पर काम करती हो। है कोई ड्रग? मैंने भी नहीं सुनी आज तक। कोई सिफेलोस्पोरिन, कोई जैसे कह सकते हो अमाइनोग्लाइकोसाइड, कोई भी ड्रग काम नहीं करते। कार्बापेनम ग्रुप, मैंने तो नहीं सुना जी उसके पाइल्स पे काम करते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्टिव पैथोलॉजी होता ही नहीं है, तो एंटीबायोटिक काम ही क्यों करेगी? इसमें बैक्टीरिया की कोई रोल ही नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन कैसे काम करते हैं? तो दे हैव नो रोल। आप अपनी आत्मिक शांति, मन तसल्ली के लिए दे रहे हो, मरीज भी मजे से ले रहा है बस, लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरी 9000 सर्जरीज में मैंने एंटीबायोटिक लिखी नहीं, तो सब कोई मरीज ठीक होना ही नहीं चाहिए था। रिकरेंस है फिस्टुला का, आता है 2%, 4%, 100 केस करूंगा तो 2 पेशेंट वापस आते हैं। पाइल्स में भी रिकरेंस है 2%, बट 98% बिना एंटीबायोटिक के ठीक हो रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। जब रोल है ही नहीं तो दूं या ना दूं क्या फर्क पड़ता है? सर जैसे कि हमने सर्जरी किया है, तैयार किया है, तो इनके हम एंटीबायोटिक देके इसको सेकेंडरी इंफेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सर उस क्षार सूत्र में एक ऐसी चीज पड़ी है जिसकी वजह से मीडिया ही क्रिएट नहीं होगा कि बैक्टीरिया ग्रो कर सके। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मलिन, मैंने आज सुबह ही ज्ञान दिया आपको, अगर फॉर्मलिन कहीं पड़ जाए तो बैक्टीरिया ग्रो करता है? तो ऐसी कौन सी चीज है क्षार सूत्र में जो इट एक्ट्स एज विच क्रिएट्स? स्नूही एक पॉइजनस ड्रग है, स्नूही का दूध। जहां पर जनाब पॉइजन होता है ना, वहां कीड़े भी नहीं पैदा होते। पॉइजन में कीड़े नहीं लगते, आप लगा के देख लो। आप फिनाइल रखो,
उसके आसपास भाई साहब कीड़ा, क्या कीड़े का बाप भी नहीं आ सकता। छिपकली चाशनी तो पी सकती है, फिनाइल नहीं पी सकती। मक्खी फिनाइल की बोतल खुली हो उसमें जाके मर जाएगी, लेकिन उस पर जी नहीं पाएगी। तो चार सूत्र प्रभु आपने बांधा है, उसमें जो स्नूही है वो पॉइजनस इन नेचर है, तो जिस जगह लगेगी वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ ही पैदा नहीं होगी, बैक्टीरिया ही पैदा नहीं होगा। तो अब बताओ एंटीबायोटिक का क्या करना है? अब बताओ कोई रूल है? जिस डर के लिए उसको इस्तेमाल करना तो अरे सर, डर केवल अज्ञानता से आता है, डर केवल अज्ञानता से आता है। ज्ञानी आदमी कहीं नहीं डरता। ये बड़ा कड़वा सच है जिंदगी का। ज्ञानी आदमी कहीं नहीं डरता, और अज्ञानता ही डर का सबसे बड़ा कारण है। ये हो गया तो क्या होगा, और वो हो गया तो क्या होगा। चीनी ना आपने ज्यादा चीनी आप कहां से हो सर? दिल्ली से हो? वो यूपी से है। बात समझ में आ गई? तो उसने अपने हिसाब से चाय बनाई है कि भाई मैं पी सकूं। आप अभी क्या नाम है कर्नाटका होते तो आपको चीनी मांगनी पड़ती, वहां होती नहीं है। उसने यूपी के हिसाब से, इसलिए मैंने पूछा कि आप दिल्ली से हो यूपी से, उन्होंने अपने हिसाब से बनाई हुई। मतलब चीनी मतलब ठोक के, चीनी पत्ती ठोक के मतलब चप बनी चाय। तो आप सही कह रहे हो, मैं तो सिर्फ आपका समर्थन कर रहा हूं, इसलिए उसको मैंने इशारे में कह दिया। So this is what to be understand the चार सूत्रा when it touch any area। एक तरीके से उसने फ्यूमिगेशन कर दी है भाई, ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ ही पैदा नहीं होगी। ये बात जब मुझे पता लगी उसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे एंटीबायोटिक लिखनी चाहिए थी, मैंने कभी नहीं लिखी लाइफ में, जरूरत ही नहीं पड़ी, यही समझने की चीज थी। अब लॉ ऑफ ऑस्मोसिस से उसने सेल की मॉर्फोलॉजी बदल दी, यानी जो सेल्स एनलार्जमेंट ले रहे थे, लटक रहे थे, मस्सा पैदा कर रहे थे, वो सेल्स ही नॉर्मल होने शुरू हो गए। कैंसर सेल्स आप हम सबकी बॉडी में है ना, मेरी भी आपकी भी सबकी है, आप कोई बाहर से तो आते नहीं। उसको जैसा मीडिया मिलेगा दे ग्रो, खापा नहीं मिले तो ग्रो करना शुरू करेगा। और तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब उसकी ग्रोथ कई बार संभाल ली जाती, कई बार भैया वो पागल हो जाते हैं। आप कुछ भी कर लो, कीमो चला लो, सर्जरी कर लो, दवाई दे दो, कुछ कर लो। हाँ जी, डिपेंड। तो कैंसर की तो कहानी इतनी सी है, कोई बाहर से तो आता नहीं। ऐसा नहीं कि सेलेमोना टाइफी घुस गया आपकी बॉडी में, टीबी घुस गया आपकी बॉडी में, ग्राम पॉजिटिव घुस गया, उसने कैंसर पैदा कर दिया, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। आपकी बॉडी में कॉलमनर एपिथेलियम भी है, स्क्वेमस एपिथेलियम भी है, करेक्ट। अब वो सेल्स की ग्रोथ 100 की जगह 1000 हो गई, बस बन गए कैंसर। पहले वो मल्टीप्लाई होते हैं, फिर पहले एक प्लेस पे होते हैं, फिर बाकी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं, सिंपल। अब यहां जो बात आ रही है, पाइल्स भी एक ग्रोथ है, ठीक। खाल का लटक जाना, मांस का लटक जाना, ग्रोथ ही तो है, लेकिन वो ग्रोथ अलग तरह की ग्रोथ है, वो कैंसरस ग्रोथ नहीं है। दोनों बातों में ये सबसे बड़ा फर्क है। अगर कैंसरस ग्रोथ को आप कट करोगे और कैंसर का इलाज मीडिया जनरेट नहीं करोगे तो वो रीग्रोथ कर जाएंगे। लेकिन अगर पाइल्स को अगर आपने बर्न कर दिया, देखो इसमें बर्न कर रहे हो, केमिकली बर्न, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा केमिकली बर्न किया ना आपने, भाई केमिकल प्रयोग किया ना, बताया ना, स्नूही जला देगा। अब जला देगा तो वहां ग्रोथ होने का चांस ही खत्म कर देगा। तो पाइल्स की वो कौन सी डेफिनेशन है जो उसको वेरिकोज ऑफ वेन से मैच कराती है, तो बताएं। तब तक हम चाय पी लेते हैं जी। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवीन, पिछली बार भी बताया था, उसके पिछली बार भी, अब बताना पड़ेगा तुम्हें। ये तुम्हारा टेस्ट है आज। पाइल्स और वेरिकोज ऑफ वेन में क्या सिमिलैरिटी है? और तीसरा इलॉन्गेटेड, ठीक है, टॉर्सस ठीक है, तीसरा
वीनस तो होती है, वेरिकोस ऑफ वेन की बात हो रही है, वेरिकोस ऑफ आर्टरी थोड़ी, तो एनेरिज्म ऑफ आर्टरी होता है ना। है परमानेंट, परमानेंट टॉर्चस एंड एलोंगेटेड, ये साइन है किसका, वेरिकोस ऑफ वेन का। और पाइल्स को कहा जाता है वेरिसियल डायलेटेशन ऑफ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजल वेन्स। हो गया फैसला, यानी म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के अंदर जो वेन्स हैं वो वेरिकोस में कन्वर्ट हो जाएं, उसी को पाइल्स कहते हैं। तो डॉक्टर जमीन एक और जवाब दो, तो फिशर में क्या होता है, पिछली बार पढ़ाया मैंने, ऐसे गड़बड़ घोटाला मत करो यार, मजा तुम सर्जन तब बनोगे जब नींद में को उठा के पूछे। हाँ जी बताओ, आर्टरी कौन, आर्टरी में क्या गड़बड़ हो जाती है फिशर में? अरे अल्सर बन गया। आर्टरी में क्या पंगा होता है? पाइल्स वेन्स की वजह से होते हैं, फिशर आर्टरी की वजह से होते हैं, प्रोलैप्स नर्व की वजह से होते हैं। तो आर्टरी में क्या पंगा होता है? अरे डॉक्टर साहब डायरी वायरी नहीं लाए, ज्ञान सारा ले जाओगे? सुन के तो आज तक हमें नहीं आया, तुम्हें कहां से आ जाएगा? बताइए। अरे भी तुमने एआई पीजीटी लिखा था ना, तो सवाल तो गलत नहीं पूछा मैंने। बताओ फिशर की पैथोलॉजी बताओ। अरे परिकीर्ति का भी बता दे यार, तू फिशर की ना बता, कुत्ते चीर की बता दे यार। नहीं वेद, अब मैं सिम्टम नहीं पूछ रहा, मैंने पैथोजेनेसिस पूछा है दोस्त। तुम तो वही बेटा जैसे बीएमएस में वायवा दिए, तुम वही खेल खेल रहे हो। लेक्चरर पूछे कुछ, चिपका कुछ दो, वो कहेगा चल कुछ तो आता, पास कर देता हूं। यहाँ वो थोड़ी है, पेशेंट थोड़ी कहेगा ये। पेशेंट भाई साहब क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, अगर ऐसा हुआ तो? ये भी सिखाया था मैंने, अगर ऐसा कांड हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी स्टार्ट, दुकान बंद, भाग लो, नहीं तो पकड़ के कूटे जाओगे, गिनती नहीं हो पाएगी कितनी बार कूटे गए। हाँ जी, फिशर में क्या होता है? डॉक्टर आदित्य विक्रम का फोन आ रहा है, बताता हूँ, अपनी मजे लेता हूं वहां पर। हो जाता है, ब्लड सप्लाई जो है वो जाती है, इसकी वजह से सैचुरेशन हो जाता है। क्या सही रहे हो? क्या कहते हो? सही कह रहे हो। सबको पता है टीबी में वेट लॉस हो जाता है, खांसी ठीक नहीं होती है, लेकिन उसे कहते क्या है? कॉक्स कहते हैं ना। ऐसे पूछो उसे कहते क्या है? टाइफाइड हो गया, पता है कि उल्टी आएगी, दस्त लगेगा, पेट में दर्द होगा, फीवर आएगा पीरियोडिक। अबे यार तू मुझे ना वो निदान मत समझा, मैंने पैथोजेनेसिस पूछी, सीधा सवाल। सिम्टम साइन बता रहा था मैं, पैथोजेनेसिस पूछ रहा हूँ तो साइन सिम्टम बता रहा है। तू साइन एंड सिम्टम बता रहा भाई, मैं तो साइन सिम्टम पूछ रहा था, मैं तो कह रहा पैथोजेनेसिस ना।
घुमा थोड़ी रहो यार, मैं तो सीधा सीधा जवाब देते। मैंने बोला ना वो सही बोल रहा है, एक वर्ड तो पूछा, उसमें क्या पूछा। ये तो कोई बात थोड़ी हुई यार कि मैं कोई किताब से ज्यादा जानता हूं, मैं थोड़ी जानता हूं किताब से ज्यादा। जितना किताब में लिखा उसका 1% आता है मुझे, बस इतना ही पता मुझे। 99 मुझे भी नहीं आता भाई साहब, जिसने लिखी उसको भी याद नहीं होगा। ह्यूमन नेचर है। लेकिन मेन बात 4 सेंटीमीटर की तो सारा ज्ञान होना चाहिए ना, तब तो बनोगे सर्जन गुदा मार के। है डॉक्टर साहब? तो बताइए फिर, ये हम जैसे कॉलेज में थे ना बैक बेंचर, तो डॉक्टर साहब गलती से आगे जाके पकड़े गए, सीट इनकी पीछे वाली थी, ने पकड़ा अगली। अरे हम भी बैक बेंचर ही थे यार, ऐसी कोई फर्क थोड़ी है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। पाउसिटी ऑफ आर्टेरियल सप्लाई हो जाती है। पाउसिटी मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं होती, पॉज, ब्लड रुक रुक के चलता है। जब आप डायलिटेशन करते हो तो ब्लड सप्लाई को चैनलाइज कर देते हो, उसे ऑन कर देते हो। जो रुकावट थी, फाइब्रोसिस था, वो आपने तोड़ दिया, ब्लड सप्लाई ऑन कर दी। इसलिए फिशर में कभी भी आप लॉट्स करोगे तो ब्लीडिंग एक बार आएगी, ये कॉमन है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, हमने सर्जरी करी और मैं नहीं बोल रहा ब्लीडिंग हो रही, तो कोई बात नहीं, फाइन, इतनी आएगी, ये कॉमन है, ये नॉर्मल है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे तो ब्लड सप्लाई चालू ही करनी थी, पॉज पड़ा था, रुका हुआ पड़ा था ब्लड सप्लाई। I should restart the blood supply so that ulcer got the specific quantity of blood and they start healing. तो लास्ट मंथ किया था, लास्ट दिन किया था लास्ट मंथ। ब्लीडिंग और भी ज्यादा हो गया। ब्लीडिंग बेटा डिपेंड किस पे करती है? अब अगला सवाल, ब्लीडिंग डिपेंड किस पे करती है? एक तो ऐसा है, सबकी बॉडी की नेचर अलग-अलग है, जैसे किसी को ब्लीडिंग टाइम ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, बीटीसीटी पे डिपेंड करती है, पीटीआरआर पे डिपेंड करती है, उसको भी ये है और साइट पे डिपेंड करती है। अब यहाँ छोटा सा कट लगेगा, साइक्लोविलस है, ब्लीड ज्यादा करेगा। गुदा मार्ग पे हल्का सा भी कट लगेगा, ब्लीड ज्यादा करेगा। जहां पर भी हाई सप्लाई है वहां ब्लड ज्यादा आएगा। साइट, बीटीसीटी, पीटीआरआर। उसके अलावा कटी क्या है? कोलैटरल कटी है या मेन आर्टरी कटी है या मेन वेन कटी है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी। अगर बीटीसीटी ठीक है, बट अगर गलती से मेन आर्टरी कट जाए तो भी बहुत देर तक ब्लीड करेगा। इन्हीं पैरामीटर पे है ना। तो अब हम गुदा मार्ग की शुरुआत करते हैं। नाउ वी स्टार्ट एनोरेक्टल एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट। नेसोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लैरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम, थर्ड पार्ट ऑफ डुडेनम, जुजेनम, इलियम, सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनस। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल, करेक्ट, जिसे आप जीआईटी ट्रैक भी कहते हो। अब इस ट्रैक की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर 3 गुद्दवल्ली हैं। हाँ जी, सुपीरियर वॉल ऑफ ऑस्टन, मिडिल वॉल ऑफ ऑस्टन एंड इंफीरियर वॉल ऑफ ऑस्टन। कई लोग गुद्दवल्ली स्पिंस्टर से कोरिलेट करते हैं, बट वो 2 गिनती में है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो फंक्शन के अकॉर्डिंगली मैच करने वाले का नाम यही है। मतलब अगर फंक्शनली अगर को देखें तो ये सुपीरियर वॉल ऑफ ऑस्टन, मिडिल ऑफ ऑस्टन और इंफीरियर वॉल ऑफ ऑस्टन मैच करता है। ठीक, तो पहली गुद्दवल्ली का नाम बताया जाए। अबे यार, कहाँ है विक्रम? अबे रहने दे तू यार, महाबेइज्जती करा रहा है तू, तो बिल्कुल इंसल्ट कराई तूने मेरी। नहीं सर, विसर्जनी, उसके बाद सबसे पहले प्रवाहिनी, एक्ट ऑफ जनरेटिंग, किसका एक्ट? डिफिकेशन का एक्ट। पॉटी लगी है, थैला भर गया है, यह निर्णय लेता है सुपीरियर वॉल ऑफ ऑस्टन। इसलिए हम इसको प्रवाहिनी से कोरिलेट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि किसने क्या कहा, ये मेरा वर्जन, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट सिम्टोमेटिकली जैसा आचार्यों ने कहा वहां पर
प्रवाहिनी सुपीरियर वॉल ऑफ आस्टन, यानी ये वॉल जब पॉटी भर जाती है तो ये वॉल एक्ट भेजता है दिमाग को कि भैया बाथरूम ढूंढ, खुली हवा ढूंढ, रेलवे ट्रैक क्यों ना ढूंढ, रेलवे ट्रैक क्यों ना ढूंढ। हाँ, और इस किस्से को काट के ले जाए। इसलिए आप कहीं गायब थे तो मैं आपको वापस ले आया। हो सकता है आदमी यात्राओं पे निकल जाता है तो यात्राओं से वापस लाना पड़ता है, तो मैंने कहा ट्रेन पे गए तो ट्रेन से ले आऊं। तो क्या करती प्रवाहिनी, दिमाग को सेंसेशन भेजती है ना। फाइन, जैसे एग्जांपल लूज स्टूल लगा तो बार बार सेंसेशन आता। फिशर हो तो क्या लगता भाई आएगी आएगी आएगी, बैठे हैं। आईबीएस में क्या होता है, लगी बहुत तेज है, गए थोड़ी सी आई। तो ये काम कौन करता है, प्रवाहिनी। कई बार क्या होता है, गैस भर जाती है रेक्टम में, लगता है भाई साहब पोटी आएगी, जाएंगे तो पाद निकल आता है। कई बार ऐसा होता है ना, हम सबके साथ होता है, इंडाइजेशन हो जाए, लगेगा यार कि भाई मल आएगा, बैठे 4-5 बार पाद आया, यार ये तो आई नहीं। सबके साथ होता है भाई साहब, इंडाइजेशन किसी के साथ हो सकता है। और आज की डेट में, अच्छा एक बात बताओ डॉक्टर साहब, योगी किसे कहते हैं और भोगी किसे कहते हैं? अरे नहीं, पर वो जो दिन में एक बार जाए हमारे हिसाब से वो योगी, और जो 2 बार जाए वो भोगी, और जो 3 बार जाए वो रोगी। अरे भाई हो गया ना भाई, डॉक्टर साहब बैठे रहते हैं, 3 दिन में 3 बार जाना पड़ता, भाई तू रोगी है, हो गया फैसला। अरे हम अपने एंगल से देख रहे हैं ना, आप सामाजिक एंगल में मत जाओ भी। भाई जो एक बार जाए वो योगी भैया, बहुत फिट आदमी है, टनाटन एकदम, ऐसे मिलते हैं ना पेशेंट, डॉक्टर साहब एकदम बढ़िया साफ होता हूँ, एक ही बारी में जाता हूँ। अच्छा कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन बताओ, कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? अगर मैं अपने एंगल से समझाऊं तो बड़ा इजी एंगल, विदाउट टेकिंग एनी वाटर, टी, कॉफी, सिगरेट, विस्की, व्हाटएवर इट माइट बी, इनके बिना यू वेक अप इन द मॉर्निंग, इन नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स फीलिंग ऑफ डेफिकेशन, आप बैठे फ्लश हो गए, कॉन्स्टिपेशन नहीं। आपको कह जी मैं तो 1 लोटा पानी पी के पॉटी करने जाता हूं, इट मींस इस प्रवाहिनी को एक्टिवेट करने के लिए आपको पानी का प्रेशर चाहिए। अब नर्वस सिस्टम क्या है, एक्टिवेशन ही तो है। अभी मान लीजिए किसी के L4 L5 के ऊपर आपने इंजेक्शन लगा के स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया, तो अब तो एक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा हिस्सा ब्लॉक है। यानी एक्ट जो है ये जनरेट होता है हमारी बॉडी में नॉर्मली, करेक्ट। अभी जो एक्ट जनरेट हो रहा है, इसके सपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी को एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। वो एनवायरनमेंट क्या होता है, वो कैसे क्रिएट करती है भाई, नीचे दबाव मारेगी, जैसे कह सकते हो आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखो पॉटी करने बैठो, आप खुद ही देख लो, आप बैठे हो ऐसे, भैया बैठे हो, अब ऐसा तो नहीं कि एक बारी में सारी निकल आएगी, पहले एक बार निकलेगी, फिर थोड़ी बहुत अटकी अटकाई होगी, वो क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। जो लोग जबरदस्ती पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे ऑफिस जाना है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेनिंग। व्हेन यू सिटिंग, और फिर वही बात आ गई, फिर जैसे सब लोग करते हैं, इंजॉइंग स्टेटस अपडेट। Correct? When you spend too much of time to pass your stool is one of the part of constipation. इसका मतलब आपकी प्रवाहिनी ढंग से काम नहीं कर रही, करेक्ट। पेशेंट आके कहता नहीं, हम पेशेंट का एंगल देखते हुए कहता डॉक्टर साहब आधा घंटा बैठना पड़ता है तब जाके पेट साफ होता है। इट मीन्स दिस प्रवाहिनी इज नॉट एक्टिंग प्रॉपरली, मतलब आपको प्री अज्यूम सिम्टम्स दे रही है। सिम्टम मतलब भाई तब लगा है, जिसे कहते हैं ना भाई हाजत नहीं हुई ढंग से, आधी आधी से हाजत है, लगे बैठो पेट साफ। हाँ जी साहब, इसी को कहेंगे, कुछ और कहेंगे, यही होता है ना। और जिस दिन ऐसा हो जाए, बैठे पेट साफ, ऐसा लगता है दुनिया कितनी मजेदार है, और जिस दिन अटक जाए तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर ऐसा होता है।
सामने है नजर, आती नहीं। दिख रही है आएगी, लेकिन आती नहीं। तो वो वाला हाल हो जाए, उसके लिए प्रवाहिनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको एक्ट ऑफ डिफिकेशन सही टाइम पे जनरेट करे। देखो ये कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन सिम्टम है पेशेंट का आपकी क्लिनिक पे आने का। डॉक्टर साहब कब्जी है मेरे, मस्से हो रहे हैं, पेट साफ नहीं होता मेरा। जिसकी साफ हो गई उसकी पांचों ज्ञान इंद्रियां काम कर रही हैं, वरना वो क्लास में बैठा भी है तो ऐसे बैठा है, आजा, हाँ सर सुन रहा हूं, आजा। तो वो वाला हाल होता है। तो वो वाला हाल क्यों होता है? क्योंकि सुबह साफ हुई नहीं, अब बुला रहे हैं आजा आजा आजा। अब आती है नेक्स्ट इज विसर्जनी। ठीक है साहब, विसर्जनी का काम क्या है? डिफिकेशन कर देना। एक का काम है इंफॉर्मेशन देना, एक का काम है मल को बाहर निकाल देना। पेशेंट आके क्या कहता है, साहब 3 बार जाता हूं, 4 बार जाता हूं। कई लोग तो कहते हैं साहब बाथरूम देखना पड़ता है कि कहां है, कई बार लग जाती है, कई बार प्रेशर जनरेट हो जाता है। देखो 2 बार आना इट्स नॉर्मल, फाइन, मॉर्निंग आ जाए इवनिंग आ जाए वो नॉर्मल, क्योंकि हम सब खाते हैं, भोगी हैं, और उसके ज्यादा आना इट मीन्स रोगी। यू फील 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, देन इनडाइजेशन है आपकी बॉडी में, कुछ भी वट एंड माइंड। सो विसर्जनी के बड़े सारे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब एक बारी में पेट साफ नहीं होता, 2 बार 3 बार जाना पड़ता है, कभी पानी लेके, एक बार पेट साफ होता है थोड़ा बहुत, फिर एक कप चाय पीता हूं फिर जाता हूं, या पानी पीता हूं फिर जाता हूं। इट मीन्स द विसर्जनी एक्शन तो पूरा हुआ, लेकिन विसर्जनी ने पूरा मल एक बारी में बाहर नहीं किया। नाउ थर्ड इज सावर्णी। सावर्णी का जो मेन काम होता है वह रहता है रीपोजिशनिंग ऑफ मस्कुलेचर। जैसे भाई आपके पास सर एक बहुत बढ़िया बैंक्वेट हॉल है, एक बारात चली गई, अगली बारात के लिए आप क्या करते हो, सारा सामान रीपोजिशनिंग करते हो। तो ये भी वही काम करता है, रीपोजिशनिंग। एक्ट खत्म हो गया, अब दोबारा जब एक्ट होगा यानी एक्शन होगा तो उसके लिए प्रिपरेशन करना। वो कौन करता है? फिशर वाले पेशेंट में पंगा इसी में होता है, ढंग से क्लियर एक्ट नहीं हो पाता, क्लोजर नहीं हो पाता, इसीलिए पेन करता रहता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का एक बेसिक एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया। इसमें लेवेटर नाई मसल का काम है होल्ड रखना मसल्स का। देन यू कैन सी इजिली, अगर आप ध्यान से देखें, ये हुई हमारी, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, प्रवाही, नहीं, ये हुई हमारी विसर्जनी, ये हुई हमारी सावर्णी। देन इसे कहते हैं इंटरनल वेनस प्लेक्सिस, जहां से इंटरनल पाइल्स पैदा होते हैं। ये है एक्सटर्नल वेनस प्लेक्सिस, जहां से एक्सटर्नल पाइल्स पैदा होते हैं। डॉक्टर आदित्य आपने क्या काटा आज? मैंने अभी क्या कटवाया? एक्स्ट्रा कटवाया ना, तो उसको काट लेने से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है वो बाहर से है, वो डीप रूटेड नहीं होता। नाउ ये जो अगर आप देखो, ये जो हमारी जगह है, ये एनल ग्लैंड की जगह है। किसकी जगह है? एनल ग्लैंड। एनल ग्लैंड क्या करते हैं सर? सिक्रीशंस निकालते हैं जिससे ये जगह मॉइस्ट रह सके, गीली रह सके, मल पास करने में हमें आसानी प्राप्त हो। इसके अलावा ये कहते हैं, इसे कहते हैं वॉल्व, और ये जो पूरा क्लस्टर है इसे कहते हैं कॉलम ऑफ मोरैग्नी। कॉलम ऑफ मोरैग्नी, कॉलम ऑफ मोरैग्नी जो होता है वहीं से आपका पाइल्स टच करके बाहर निकलता है, और कॉलम ऑफ मोरैग्नी पे ट्रॉमा होने से नीचे फिशर पैदा होता है। ठीक है साहब, इसी के बीच में जो खाली स्पेस है इसे एनल साइनस कहते हैं। जब इसके अंदर पस पड़ जाती है, सड़न हो जाती है,
तो ये बनाता है फिस्टुला। ये ऐसे करके यहां से बाहर निकल आता है, ये है फिस्टुला, समझ लो आप। ठीक है जी। तो ये हमारी बेसिकली गुदा मार्ग की एक बेसिक एनाटॉमी थी। इसकी डिटेल हम कल सुबह से शुरुआत करते हैं, ठीक है जी, जिससे आपको एक अपडेट हो और साथ में केसेस किए जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। तो ये आज का ये था। कल हम इसको, मैंने कहा था आज ओरिएंटेशन मजा आएगा, आज कल समझ में आना शुरू होगा। सो कल हम सबसे पहले एनाटॉमी, ये पीपीटी आपको भी शेयर हो जाएगी, एक बार अगर आप रीड कर लेंगे तो कल मेरे लिए पढ़ाना और समझाना